माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग फिशल पॉलिसी के बारे में स्टडी कर रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमारा वीडियो जो था वो बीच में ब्रेक हो गया था। तो उसी पार्ट को हम कंटिन्यू करते हुए आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे। हम लोग का अब चल रहा था जो इशू, दैट इज़ अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ फिशल पॉलिसी। ये जो फिशल पॉलिसी सरकार बनाती है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। तो डेवलप कंट्रीज़ के लिए तो फिशल पॉलिसी का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि क्योंकि डेवलप कंट्री ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, तो वो अपना टारगेट ये रख के चलती है कि उसको फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज अचीव हो जाए, और दूसरा आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। लेकिन वो कंट्रीज़ जो कि डेवलपिंग स्टेज में हैं, अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुई हैं, उन कंट्रीज़ के लिए फेशियल पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके अंदर हमने आपको बताया था। क्योंकि उनको हर स्टेज में डेवलपमेंट करना है, डेवलप स्टेज तक पहुंचने के लिए हर स्टेज में डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले वो ये देखेंगे कि रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करना। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ तभी किया जा सकता है जब हमारे पास कैपिटल फॉर्मेशन हो, और कैपिटल फॉर्मेशन तभी होगा जब लोग जो हैं सेविंग्स करेंगे, और सेविंग तभी की जा सकती है जब देश की जनता के पास या जनजीवन के पास या लोगों के पास इतनी सफिशिएंट इनकम हो कि अपना कंजम्पशन के बाद, अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद, वो भविष्य की आवश्यकताओं के लिए या भविष्य की प्लानिंग के लिए कुछ पोर्शन सेव कर सकें। तो सेविंग, अगर यदि हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है तो हमें सेविंग्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इन सेविंग्स को इंक्रीज़ करने के लिए या इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न पॉलिसियों के माध्यम से ऐसी बेनिफिशियल पॉलिसी अडॉप्ट करती है सरकार कि इन्वेस्टमेंट के मेजर्स बढ़ सकें या लोग जो हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ रुचि दिखाएं अपनी। फिर नेक्स्ट हमने आपको पॉइंट एक्सप्लेन किया था, एनकरेजिंग अ सोशली ऑप्टिमम पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हर क्षेत्र में इस तरीके से किया जाना चाहिए कि हमारा प्रत्येक समाज का जो प्रत्येक वर्ग है वो विकसित हो सके। हालांकि इस क्षेत्र में बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, कहीं कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, रेलवे ट्रैक्स नहीं है, रोड्स नहीं है, टेलीग्राफ बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि डेवलपमेंट में आड़े आते हैं। तो यदि हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें ये देखना है कि न कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर को, बल्कि अपनी पूरी इकोनॉमी को हमें उठाना है, पूरी इकोनॉमी में हमें स्टेबलाइजेशन लाना है। इस दृष्टिकोण से हमें जो इन्वेस्टमेंट करना है वो ऑप्टिमम, मतलब ऐसा हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसे लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि ऑप्टिमम पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हो हमारे। तो इसके लिए हमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्राम्स, जो सरकार के द्वारा विभिन्न स्तरों पर लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्राम्स इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रख के चलाए जाते हैं, जिससे कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ जनरेट हों, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, लोगों की इनकम बढ़े, इनकम बढ़ने के साथ ही साथ लोगों की सेविंग्स भी बढ़े। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम। हम सभी जानते हैं जो हमारी नेशनल इनकम है या देश की जो जीडीपी है, इसमें इनकम इनइक्वालिटी इतनी देखने को मिलती है कि जो अमीर क्लास है वो
और अधिक अमीर होता जा रहा है और जो गरीब क्लास है वो और अधिक गरीब होता जा रहा है। तो सरकार ये प्रयास करती है कि जो इनकम में असमानता है इसको किस प्रकार से दूर किया जाए। देखिए, देयर आर एक्सट्रीम इनइक्वालिटी in income and wealth in developing countries. While the majority of people struggle hard to make both ends meet, a smaller number of people possesses huge money and fiscal resources and control the rules of the economy. A welfare state committed to social equality and economic justice cannot allow such inequality.